हम लोग अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 28 प्रारंभ किए थे। नाम था सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। बजट क्या है, बजट के पक्ष कौन कौन है, इस पर हमने चर्चा किया था। इस क्रम में हमने कहा था कि बजट के दो संघटक है, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय। बजट प्राप्तियां भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत। राजस्व प्राप्तियां के भी दो प्रकार हमने चर्चा किया था, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। माने टैक्स के रूप में सरकार को जो आमदनी होती है, विभिन्न प्रकार का टैक्स, और टैक्स के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा हमने कल के क्लास में किया। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले गैर कर प्राप्तियां। कर तो नहीं है, लेकिन कर की तरह वहां से भी सरकार को कुछ आमदनी प्राप्त होती है। इसमें सबसे पहले आता है फीस, लाइसेंस या परमिट। गैर कर प्राप्तियां में पहला बात क्या आएगा? फीस, लाइसेंस, परमिट। तो मन में एक प्रश्न होगा, फीस क्या है, लाइसेंस क्या है और परमिट क्या है? सरकार जब किसी व्यक्ति को कोई सुविधा देती है, सरकार जब किसी व्यक्ति को कोई सुविधा देती है, जैसे सरकार आपने के लिए कॉलेज खोलवा कर रखी है, सुविधा है। हर शहर में या प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये एक प्रकार की क्या है? सुविधा। उसके बदले में सरकार आपसे भले 2 रुपया लेती है कि ना लेती है? उसे क्या कहेंगे? फीस। क्या कहेंगे? सरकार जब व्यक्ति को किसी प्रकार की सुविधा देती है और उस सुविधा के बदले जो शुल्क लेती है, उसे क्या कहते हैं? फीस कहते हैं। दूसरा है लाइसेंस। दूसरा क्या है? लाइसेंस। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए सरकार जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अनुमति देती है, उस अनुमति को क्या कहते हैं? लाइसेंस। जैसे यदि आपका उम्र 18 साल हो गया तो आप गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल या अपना जो प्राइवेट कार उसको चलाने के लिए या बस ट्रक चलाने के लिए आपको लाइसेंस देती है। उस लाइसेंस के बदले में सरकार आपसे 2000-4000 रुपया अवश्य लेती है। तो सरकार किसी काम को करने के लिए जो आपसे शुल्क लेती है, उस शुल्क को हम क्या कहते हैं? आप सुविधा के बदले फीस सुविधा पर मिलता है। किसी काम को करने की अनुमति के लिए क्या मिलता है? अब परमिट क्या है? तो लाइसेंस और परमिट में अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा एक शब्द का अंतर है। लाइसेंस किसी व्यक्ति को काम करने के लिए मिलता है, और जिस माध्यम से काम करने के लिए मिलता है, उस माध्यम के लिए सरकार जो आपसे पैसा लेती है उसे क्या कहता है? परमिट कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने के लिए तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन ट्रक इस रास्ता पर चलेगा। एक ट्रक होता है जो राज्य के अंदर, एक पर लिखा था NP, नेशनल परमिट, उसको परमिट मिल चुका है। कोई पुलिस चाहे वह जम्मू कश्मीर से चले कन्याकुमारी तक चल जाए, कोई रुकेगा नहीं। ऊपर लिखा हुआ NP, नेशनल परमिट, पूरे राष्ट्र में उनको चलाने की क्या है? अनुमति है। दूसरा मेरे सामने आता है फीस और लाइसेंस के बाद जुर्माना। क्या आता है? जब्त संपत्ति। क्या है? जब्त संपत्ति। गैर कर प्राप्ति में क्या होगा? क्या आएगा? जब्त संपत्ति। जब्त संपत्ति क्या है? देखते हैं बहुत सारे वाहन सड़क पर चलते हैं, गलत सही, उचित कागज न मिलने के कारण या चोरी का सामान होता है, कागज जमा नहीं हुआ तो सरकार उस गाड़ी को, वाहन को जब्त कर लेती है। आज जब्त संपत्ति का एक सिस्टम होता है, 2 साल 3 साल सरकार समय देती है। उस समय तक अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वहां से ले नहीं जाता है उचित कागज दिखा करके, सरकार उस संपत्ति को क्या करती है? तो किसी कारण से सरकार किसी व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर लेती है। अगर वह व्यक्ति उसको नहीं ले पाता है, नहीं चुरा पाता है, सरकार उसको क्या करती है? नीलाम कर देती है। और नीलाम करने से भी सरकार को क्या मिलता है? कुछ ना कुछ मुद्रा की प्राप्ति होती है। यह भी सरकार की आमदनी का क्या है? स्रोत। इसके बाद जुर्माना। क्या है? जुर्माना।
जुर्माना क्या है? तो सरकार ने आपको परमिशन दे दिया है, परमिट दे दिया है, लेकिन उस परमिट का आप दुरुपयोग कर रहे हो। सही बोल रहा हूं? जैसे एक बार सरकार ने दिया विद्यालय चलाओ, क्या करो? विद्यालय चलाओ। लोगों ने विद्यालय चलाना शुरू कर दिया, बहुत ठंडी बढ़ गई। जिला प्रशासन का आदेश आया कि ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए 5वीं कक्षा तक के क्लास को इतना दिन के लिए बंद किया जाता है। लेकिन सीतामढ़ी के कई ऐसे विद्यालय थे तो लगे चला, लगा विद्या मंदिर के 1 लाख रुपया जुर्माना। उसके बाद क्या हो गया? शांति हो गई। लगता है सरकार ने आपको दिया, सरकार के आदेश को आपने क्या कर लिया? अवहेलना कर दिया। तो सरकार के आदेश को अगर आप अवहेलना कर लेते हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नो सिग्नल, गलत सही? ट्रैफिक कारण यहाँ पर नो सिग्नल लगा हुआ है, आप फिर भी नो सिग्नल में आप गाड़ी को घुसा देते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। हेलो हेलो, अभी जो भी करना, आधा घंटे के बाद क्लास खत्म होता है, हम डालते हैं क्लास। कुछ बच्चे हैं जो लगातार चढ़ जाता है मोबाइल पर, हाँ देख रहा ना, उठाए कोई काम में है, समझना चाहिए। प्रश्न क्या है? जुर्माना समझ गए। इसके बाद क्या है? उपहार। क्या है? उपहार या अनुदान। यह भी गैर कर प्राप्ति का सर टैक्स नहीं है। यस सर, यह टैक्स है नहीं है। जैसे आया कोरोना काल आया तो सरकार ने, भारत सरकार ने क्या कहा? लोगों का आह्वान किया कि आप क्या कीजिए, हमको राष्ट्र हित में क्या करो? आप सपोर्ट करें। जिसकी जो औकात थी, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 1500 करोड़ रुपया, जिसकी जैसी हैसियत थी, दिया कि नहीं दिया? सरकार को फ्री में ना मिला, उपहार में आ गया। और अनुदान है किसी दूसरे देश के द्वारा कोई आपदा के समय अगर कम मूल्य पर या यूं ही कुछ धनराशि दे दिया जाता था, क्या कहते हैं? अनुदान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक इंड होता है बजट प्राप्तियां के 2 घटक, राजस्व और व्यक्तिगत प्राप्तियां। अब है बजट व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां। अब आता है पूंजीगत प्राप्ति के घटक। पूंजीगत प्राप्ति के घटक कौन कौन है? सरकार को पूंजी मिलता है, ये तो कर प्राप्ति या गैर कर प्राप्ति हमने जान लिया। अब है पहले पूंजीगत प्राप्तियां है क्या और इसके घटक कौन कौन है? तो पूंजीगत प्राप्तियां कहता है वे प्राप्तियां जिनसे सरकार को मुद्रा के रूप में आय की प्राप्ति होती है। जब सरकार को मुद्रा के रूप में, धनराशि के रूप में, नगद धनराशि के रूप में आय प्राप्त होता है तो उसे हम पूंजीगत प्राप्ति के नाम से जानते हैं। जब सरकार को नगद धनराशि के रूप में कुछ आय प्राप्त होता है तो उसको हम पूंजीगत प्राप्ति के नाम से। और पूंजीगत प्राप्ति के कितने घटक है? 3 घटक है। ऋण की वसूली। पूंजीगत प्राप्ति के कितने घटक है? 3 घटक है। पहला क्या है? ऋण की वसूली। पहला कौन है? ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब क्या होता है? सरकार ने पहले से किसी व्यक्ति को क्या दिया है? कर्ज दिया है। कोई व्यक्ति, और जानते हैं कि पूंजी का पुरस्कार ब्याज कहलाता है। तो सरकार आपको कर्ज दिया है, उस कर्ज के बदले में सरकार आपसे कुछ धनराशि लेगी या नहीं लेगी? तो जो धनराशि लेगी उसको हम ब्याज कहते हैं। तो ऋण जो सरकार ने दे दिया है, समय पर आप नहीं दे रहे, सरकार आपसे क्या करेगी? ब्याज सहित वसूलेगी। तो जितना दिया उसका तो मूलधन कहलाएगा, जो ज्यादा आ गया सो क्या हो गया? सरकार को फायदा हो गया। तो ऋण की वसूली भी पूंजीगत प्राप्तियां का पहला घटक है। दूसरा ऋण एवं उधार। ऋण एवं कई बार सरकार भी अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऋण लेती है कि ना लेती है? उसको ऋण कहो या उधार कहो या कर्जा कहो, ऋण लेती है। और ऋण लेती है तो ऋण नगद के रूप में सरकार को मिलता है। और सरकार को ऋण 2 स्रोत से मिलता है, एक देशी और क्या होता है? देशी को हम घरेलू भी कहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने देशी स्रोत से, देश की जनता से, व्यावसायिक बैंक से
या विदेशी से स्रोत की बात कर लें तो जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, एशियाई विकास बैंक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं हैं, सरकार वहां से क्या लेती है? कर्ज लेती है। और तीसरा जो होता है उद्यमों से। सरकार का भी अपना क्या है? कल कारखाना है। सरकार को अपने कल कारखाने से भी धनराशि की प्राप्ति होती है। अब आते हैं, ये वाली तो बात हो गई, और हम चर्चा करेंगे बजट के व्यय पर। क्या होता है? सरकार बजट क्या है? तो सरकार के एक वर्ष के आमदनी और खर्च का क्या है? लेखा जोखा है, क्या है? विवरण है। तो सरकार जो धनराशि प्राप्त करती है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा रख लेती है, बल्कि उस धनराशि को सरकार क्या करती है? खर्च करती है। तो सार्वजनिक अगर व्यय की बात करें तो सार्वजनिक व्यय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। एक होता है योजनागत व्यय, गलती की सही? और दूसरा सरकार के जो बजट के जो व्यय हैं, बजट का जो व्यय है, बजट मतलब एक वर्ष के आमदनी और खर्चा का विवरण। बजट का मतलब एक वर्ष के आमदनी और खर्चा का विवरण। तो एक वर्ष के जो आय और व्यय होता है, वो जो व्यय दो तरीके से होता है। एक योजनागत व्यय। योजनागत व्यय उस व्यय को कहते हैं जिसका विवरण, जिसकी व्याख्या, जिसके बारे में चर्चा बजट में की गई रहती है। जिस खर्च के बारे में बजट में प्रस्तावित कर दिया जाता है, जिस खर्च के बारे में चर्चा सरकार बजट में कर देती है, उस बजट को हम योजनागत व्यय के नाम से, और जिस खर्च के बारे में चर्चा बजट में नहीं होता है, उसको हम गैर योजनागत व्यय के नाम से। अब है, योजनागत व्यय के भी दो प्रकार हैं और गैर योजनागत व्यय के भी दो प्रकार हैं। योजनागत व्यय के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला कौन है? तो राजस्व व्यय। राजस्व व्यय। और दूसरा क्या है? योजनागत व्यय के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। राजस्व व्यय, दूसरा कौन है? और गैर योजना व्यय के भी दो प्रकार हैं। राजस्व और पूंजीगत। मतलब योजनागत व्यय के भी कितने प्रकार हैं? और गैर योजनागत व्यय के भी दो प्रकार। अब कहोगे सर योजनागत व्यय का पहला प्रकार है राजस्व व्यय, और दूसरा कौन है? राजस्व व्यय क्या है? तो केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का या केंद्र शासित प्रदेश सरकार का जो खर्चा होता है। भाई भारत सरकार है, उसका अपना खर्चा है कि नहीं है? भारत सरकार का भी अपना खर्चा है, और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबका अपना अपना खर्चा है, और सबको खर्चा केंद्र सरकार को देना पड़ता है। इस खर्च के बंटवारा के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, उसका नाम है तो वित्त आयोग। और हर 5 वर्ष पर कि राज्यों का खर्चा बढ़ना चाहिए कि उतना ही रहना चाहिए, मूल्यांकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही बात है, गलत है? सही बात है। तो वित्त आयोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 280। गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राजस्व व्यय, सरकार अपने बजट में ही फिक्स कर देती है कि केंद्रीय सरकार विभिन्न योजना पर कितना खर्चा करेगा, राज्य सरकार कितना खर्च को उसमें से देना हिस्सा है, और केंद्र शासित प्रदेश को कितना देना है। और पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार के जो विभिन्न संस्था हैं, उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो वहां सामान कारखाना में काम किया तो ले जाओ अपन लोहा, कपड़ा बनाया तो ले जाओ अपन कपड़ा, काम चलेगा नहीं। सरकार के अधीन लाखों संख्या में छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी क्या करते हैं? उन सबके विभिन्न सुविधाओं पर सरकार को नगद धनराशि क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता, देना पड़ता है। उस खर्च को हम पूंजीगत व्यय के नाम से। यहाँ आगे पीछे चल सकता है, लेकिन यहाँ 1 से 5 तक जाओ, जिसके पापा तुम में से केंद्र सरकार का कर्मचारी है, वो कहेगा कि देखिए ना पेमेंटे नहीं मिला है बिहार सरकार की तरह,
मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं अधिकतम 5 तारीख तक उसके खाते में उसके महीना की धनराशि आ गई रहती है। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी टेंशन में नहीं रहते हैं। बिहार सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, खास करके सभी राज्यों में बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अधिक टेंशन में रहते हैं। क्या काम करके ऐसे मांगना होता है, सब भिखारी हैं। सही बोल रहा हूँ, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी आप हैं, आप फ्री में काम कर रहे हैं तो आप पेमेंट मांग दिए। क्योंकि बिहार सरकार के कर्मचारी के पास बाल बच्चा नहीं होता है, पेट उट नहीं होता है, इसको खाने की क्या जरूरत है। इसलिए सरकार लाठी खो, भूख लगी, बाल बच्चों का कुछ डिमांड है तो जाओ पटना, क्या खाओ, लाठी खाओ, और उस बच्चे कुछ लेके आओ, तो बाल बच्चा को 2-4 को बात सुना के उसको संतुष्ट कर दो, पेमेंट मत खाओ, रुपया मत खाओ। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया लाठी खाओ। गैर योजनागत व्यय, दूसरा कौन है? गैर योजनागत व्यय के ही प्रकार होते। देखो, योजनागत व्यय का संबंध सरकार के विकासात्मक कार्य से होता है और गैर योजनागत व्यय में विकास कार्य से नहीं होता है। सरकार जो रक्षा पर खर्च करती है उसको राजस्व व्यय का हिस्सा है। ब्याज पर वो इसी में आएगा सर, गैर योजना। हाँ, ये भी आएगा, सुरक्षा भी। हाँ, सुरक्षा भी, क्योंकि योजनागत व्यय में जो आएगा वह विकास से जुड़ा होता है। योजनागत जो व्यय होता है किससे जुड़ा होता है? देश के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। और सुरक्षा नहीं, देश की रक्षा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी देश से मित्रता संबंध रखे तो आपको बम हथियार खरीदने पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा इसको सकारात्मक पहलू सोचो आप। तो सरकार जो ब्याज के भुगतान पर खर्चा करती है, हाँ, सरकार जो ब्याज पर खर्चा करती है, रक्षा पर खर्चा करती है, सब्सिडी देकर जो खर्चा करती है, परिवार कल्याण पर जो खर्चा करती है, बाढ़ नियंत्रण पर जो खर्चा करती है, प्राकृतिक आपदा के समय जो खर्चा करती है, वो आता है राजस्व व्यय। लेकिन कोना में गैर योजना व्यय का हिस्सा है। माने योजना में चर्चा नहीं है, उल्लेख नहीं होता, लेकिन बढ़ जाता है। अचानक कहाँ राफेल के बारे में चर्चा था, देखा घटना उठना इसने घट गया, अब तो लेना जरूरी है। काश अभिनंदन के पास राफेल होता तो निपटा के आ गया रहता, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सम्मानित किया गया उनको 2-4 दिन पहले, वैसे वैसे लोगों को सम्मानित किया गया और मिलना चाहिए। सम्मान से ही लोग का सीना, जो चलो एक बार और घुस के आते हैं। वहाँ पैसा नहीं बड़ी चीज है। राष्ट्रपति के हाथ से एक कलमों अगर पॉकेट में फंसा गया, उनके सामने खड़ा होने का भी अवसर मिल गया। प्रधानमंत्री बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रपति बड़ी बात है। कि तुम्हारे नाम के सामने जैसे जुट गया कि राष्ट्रपति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, छोटे मोटे काम तो नामे सुनने हो जाता है। तो 1971 की लड़ाई में मैं देखा हूँ, एक हमारे रिश्तेदारी में थे, वो बांग्लादेश की लड़ाई में 10 को बचा के लाए थे। पैसा मिल रहा है, पैसा मिलता है। मेरे भी मालूम। मुकदमा था सीतामढ़ी में ही कोर्ट में, जैसे तो कोई गवाह ही नहीं, उनके बाल बच्चों को टरका तो आया ड्यूटी छोड़ के, गवाह की बात कर निकाला तो पैसे बोला ये मेरा गवाह है। मेडल इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया 71 के लड़ाई में। गवाह कुछ भी नहीं किया, इसको दे दो, जीत दे दो कि देश के लिए सब किया है। अब दरोगा जी को केस कर दिए। बहुत बड़ा चीज होता है। उसको पीपर के पत्ता, भारत रत्न को पीपर के पत्ता जैसे होता है, उसको पीपर के पत्ता मत समझो। हमारे यहाँ पर टंग गया तो डीएमओ साहब को कुछ 2 शब्द बोलने से पहले हाँ सैल्यूट देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चीज है। पैसा बढ़ाओ, हाँ नहीं, चंदन के लकड़ी से फुकाया जो मतलब नहीं है, लेकिन तिरंगा में लपटा के जो फुकाएगा उसका मान ही अलग होता है। मरकर भी अमर होते हैं। लेकिन ये बात सब जानता हूँ, हाँ नहीं जानता, हाँ न होता। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में क्या होगा? सरकारी उपक्रम का ऋण है, ऋण कर्जा लिए हैं, ऋण का ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो ये जो भाई डायरेक्ट ब्याज तो आपको नगद के रूप में देना पड़ेगा। तो नगद के रूप में जब खर्चा कर रहे हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हुआ तो कहा जाएगा पूंजीगत व्यय आपको कहलाएगा। अब आते हैं सरकारी बजट का स्वरूप। ये वाले पूरा मुद्दा को हटाइए, अब मुद्दा में आते हैं सीधा सरकारी बजट के स्वरूप पर आते हैं।
एक व्यक्ति के बजट को हम व्यक्तिगत बजट कहेंगे और सरकार के द्वारा जिस बजट का निर्माण किया जाता है उसको हम सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। टॉपिक आता है सरकारी बजट का स्वरूप। तो सरकारी बजट के स्वरूप को जानने से पहले हम ये जानेंगे बजट के प्रकार। क्या जानेंगे? बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। किसके प्रकार? बजट के प्रकार। बजट क्या है? तरुण खड़ा होइए। बजट है क्या? मोबाइल में एमबी बचल है कि ना? ऑक्सीजन है ना बचल? कुछ सिलेंडर में ऑक्सीजन रहना चाहिए। बैठ जाइए। सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय के विवरण को आज जो चर्चा किया हूं 3 दिन से करते आ रहा हूं। नहीं, बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बजट और एक असंतुलित बजट। पहला क्या होता है? संतुलित बजट और असंतुलित बजट। सरकारी बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय के विवरण को सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। और सरकारी बजट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है संतुलित बजट और क्या होता है? आय इक्वल टू व्यय। दूसरा कहता है आय ग्रेटर देन लेस देन, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी। हाँ दोनों, इसलिए हमने कहा संतुलित। जब सरकार की आय और व्यय आपस में क्या हो? संतुलित बजट। मतलब बजट प्राप्ति और बजट व्यय आपस में क्या हो? क्या कहलाएगा? जब सरकार की बजट प्राप्तियां और बजट व्यय आपस में क्या हो? उसे क्या कहेंगे? इसलिए हमने लिख दिया आय इक्वल टू व्यय। सरकार का राजस्व आय या बजट आय बजट व्यय के क्या हो? तो क्या कहेंगे? ये कहता है यदि सरकार का राजस्व आय और राजस्व व्यय आपस में बराबर न हो। जब सरकार का राजस्व आय और राजस्व व्यय आपस में बराबर न हो उसे क्या कहेंगे? बजट के नाम से जानते हैं। जब संतुलित है जिसका वर्गीकरण, लेकिन असंतुलित बजट के 2 प्रकार हैं। अतिरेक अतिरेक बजट और क्या जी? अतिरेक माने क्या होता है? इसको अंग्रेजी में सरप्लस बजट भी कह सकते हैं। क्या जी? इसको हम सरप्लस बजट। तो प्रश्न अतिरेक बजट क्या है? तो राजस्व आय लेस देन देख रहे हैं कि 12 है। राजस्व आय क्या हो? ज्यादा हो। राजस्व व्यय क्या हो? मतलब सरकार की राजस्व प्राप्ति क्या हो? और राजस्व का व्यय क्या हो? मतलब सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स से आय के विभिन्न स्रोतों से इनकम क्या मिल रहा हो? और व्यय क्या हो रहा हो? उसे क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे? अतिरेक बजट, अंग्रेजी में सरप्लस बजट या बचत का बजट या बहुत बार होता है। भारत सरकार का तो नहीं है, लेकिन कई राज्य सरकार है जिसका है, जैसे झारखंड का हमेशा बचत का होता है। जाके देखो ना, वहाँ कई सामान है जो बिहार की तुलना में बहुत सस्ता है। हम पेट्रोल जाके देखो, यहाँ सस्ता जरूर होगा 2-4 रुपया है। तो नीतीश कुमार ने मुंह फाड़ दिया, सीधे ये कर दिया, ये कर देंगे, लेकिन तो तलाश जुगाड़ किया नहीं, सीधे चला रहा है। बिहार की भी मजबूरी है
उसका विकल्प अभी कोई मिल नहीं रहा है। यस सर। बिहार के जनता के मजबूरी अभी है नीतीश कुमार, यस सर। और इसी मजबूरी का वह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यस सर। जायज नहीं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सत्ता के बाद किसे दे, सवाल है। बैटरी फेल को दे नहीं सर। अब ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं दिया जा सकता है क्या जी, जिसको नाव पर चढ़ना नहीं आता, जाल लेके हम समुद्र में भेज देंगे, जो मछली मार के लिए आप जाके वो अपने सही अपने डूबे करेगा, नौवों के लिए बुरा देगा। वो अपने डूब के रहेगा तो कोई बात नहीं, नौवों डूब जाएगा। बिहार का भी क्षेत्रफल नहीं जाता। हाँ, तो प्रश्न क्या है, बचत का बजट या अतिरिक्त बजट का मतलब सारे बच्चे हमारे समझ गए होंगे, खास करके तरुण के लिए। एक बार और बता। जब सरकार का आय ज्यादा हो, माने आमदनी क्या हो, और खर्चा अब सोच लो, तुम्हारे पिताजी 15,000 के महीना कमा रहे हो और खर्चा 10,000 हो रहा हो, 5,000 बचेगा कि ना बचेगा? तो वही जो बच गया, खर्चा कम हुआ, आमदनी बेसी, तो बचना जाएगा तो बैंक में रख दोगे ना, तो कहेगा बचत का बजट या एकरे जस्ट उल्टा। जब सरकार का राजस्व आए, राजस्व आय जब सरकार का राजस्व या आय कम हो और राजस्व व्यय क्या हो, उसे क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? बजट के कुछ और प्रकार जान लो। एक आता निष्पादन बजट क्या। प्रश्न कहता है कि निष्पादन बजट क्या है, या निष्पादन बजट से आप क्या समझते हैं? तो कहता है कि कार्य के परिणाम के आधार पर, किस पर? कार्य के आधार पर बनने वाला मतलब जब बजट का निर्माण कार्य के परिमाण माने मात्रा के आधार पर, कार्य के परिणाम देख ले, अच्छा है तो बनाएगा, अच्छा आप खराब प्रदर्शन करें वहां पे छाट लेगा। गलत सही? अगर हमारी चले, हमारी बात माने, हालांकि कोई नहीं मानेगा, मैं अपना उद्गार व्यक्त कर रहा हूं, तो सारे सरकारी विद्यालय को बंद कर देना चाहिए। किस स्कूल को था? सरकारी स्कूल। घास खींची लेगा, वैसे भी घास काटता है, वो पढ़ाता नहीं है। प्राइवेट को बंद करके सब प्राइवेट कर आना ही नहीं, तो इसका विकल्प बंद मत करो, कम से कम इतना फिक्स कर दो कि सरकारी मास्टर के बेटा, सरकारी कर्मचारी के बेटा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा। सर, इसके लिए स्टालिन बनना पड़ेगा सर। स्टालिन बनना पड़ेगा। स्टालिन बनना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कब बनना पड़ेगा? किम जोंग बनना पड़ेगा। हाँ, 10-20 को परमाणु मार दी। हाँ 10-20 पर फांसी देना पड़ेगा, 10-20 को करना पड़ेगा। जो विरोध करे सीधा शूट करवा दो। जब लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज सरकार का जब ऑलरेडी शिक्षा पर इन्वेस्ट हो रहा है, सरकार का जब ऑलरेडी शिक्षा पर इन्वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, फिर प्राइवेट क्यों? हमारी कोचिंग की क्या जरूरत है? नहीं, हमें कोचिंग की क्या जरूरत है? अगर सारे बच्चे हम ही को विद्यालय में लाके पढ़वाया जाता तो इस कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होती। हमें उसका मतलब नहीं, सरकार को सोचना, सरकार को। निष्पादन बजट क्या है? तो कार्य के परिणाम के आधार पर बनने वाला बजट, मतलब जब सरकार बजट का निर्माण कार्य के परिणाम के आधार पर करे तो उसे क्या कहेंगे? निष्पादन बजट के नाम से। अब बड़ा फेमस प्रश्न कई बार पूछा गया है, जेंडर निष्पादन बजट कार्य के परिमाण माने काम का रिजल्ट, काम का इसी पर तुम उदाहरण बोला हूं, शिक्षक वाला। भैया बच्चे को पढ़ाते हैं, 12वीं में बच्चा आता है, 30 तक गिनती नहीं लिखने आता है हमारे बच्चे को। क्या उनको नैतिकता है कि शिक्षक के पद पर रहें? शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता, लिखने नहीं आता है। नीतीश कुमार सारे वीडियो को देखते हैं, कान में तिल लगता है कि मोतियाबिंद उनको घुस गया है।
हाँ हाँ छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक है, उनका वो क्या है, वोट बैंक है। क्योंकि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास कोई सहारा, कोई व्यवस्था, दूसरा सुविधा नहीं है। अगर अमीर के बच्चा पढ़ता तो रात मास्टर को बोला हटाओ वहां से, जेल में बंद कर दो, तो मास्टर बन के ना किया जी। किसी डीएम के बच्चा पढ़ता तुरंत उस मास्टर को छापा रात में उठा के ले आता, रिजाइन लिखी। हाँ तो काहे पढ़ा रहा है विद्यालय में? गलती नहीं बोल रहा, शिक्षक नहीं, एक लोकतंत्र में नागरिक की आवाज है। तो प्रश्न क्या है? कार्य के परिणाम के आधार पर जैसा काम होगा, अच्छा काम होगा, उस क्षेत्र के लिए अच्छा बजट बनेगा। काम उस क्षेत्र का गड़बड़ा रहा है, उसका बजटे काट लेंगे। मतलब मास्टर नियम से नहीं पढ़ाएगा, लड़का फेल कर ले, मास्टर के पेपर तो खत्म। भौतिक शास्त्र कहता है कि 90 डिग्री पर जो वर्क होता है शून्य होता है। गलत कि सही? भौतिक शास्त्र का नियम ही नहीं कहता है कि जो काम कई डिग्री पर हो। हाँ, एक आदमी क्या किया, माथा पर ईटा उठाया, 14 को लिफ्ट पर चढ़ के ऊपर गया, ईटा रख दिया, फिर नीचे या ईट वाले ले, फिर नीचे चला, 20 बार गया आ गया, पूरा काम ना करो क्योंकि 90 डिग्री पर तूने काम किया है। या ईटा उठा के ना सीधा खड़ा है तो कोई काम किया ही नहीं, तो खड़ा था, लेगा तब ना। तो आपका बच्चा का रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपको बजट में से क्या कर दिया जाएगा? महिलाओं के सशक्तिकरण देख रहे हो, सरकार बजट में बढ़ाती है, लड़कियों पढ़ो, तुमको बीए पास करोगे तो 55,000 रुपया तुम सबको मिलेगा, जान लो। 1 रुपया दिया है नहीं, 55 हला नहीं, विधानसभा बीए वाला को मिला है, बीए वाला कहीं को 55,000 रुपया। अगर आप बीए, हाँ बीए में लड़की अगर पास कर जाती है तो उसके नाम से 55,000 रुपया अकाउंट में से आता है। कई हमारे छात्र हैं जिनको मिला, छात्रा है। 25,000 को घोषणा हुई। ये तो चुनावी घोषणा था, बजट घोषणा होगा तब ना भाई। चुनावी घोषणा और बजट, मैं यहाँ बजट पर आ रहा हूँ, चुनावी घोषणा और बजट घोषणा में अंतर है। हाँ, चुनावी घोषणा तो राजनीतिक घोषणा हो गई, राजनीतिक शास्त्र की घोषणा हो गई। बजट घोषणा सरकार की घोषणा होती है, वो तो एक नेता की घोषणा है जो मंच पर छील फेंक रहा है, लपेटने की औकात है, मतलब लपेट लो। पता नहीं चलता है 9,019 लाख में पता है, मंत्री ने बुझाता है 5 लाख बोलना है कि 5 करोड़ बोलना है, पता नहीं चलता, जो आ गया मुंह में बोला गया। वहाँ पन्ना देख कर थोड़ी बोलना होता है। लेकिन सरकार जब बजट में आती है, सरकार पन्ना देखती है, उसके स्पेशलिस्ट लोग तैयार किए रहते, उतना ही पन्ना को पढ़ेंगे। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या रक्षा मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, उससे वैसे को लाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ बजट की बात हो रही है। सारे लोग, देश के सारे लोग, कम से कम 8 दिन जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, टीवी के सामने राज्यसभा टीवी खोल के, लोकसभा टीवी खोल के टिकाए रहते हैं कि कौन बात पर डिबेट क्या चल रहा है। ये बात बच्चों को नहीं समझ में आता है कि काफी हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं। नहीं, बजट ही तो वह देश के 1 साल का आमदनी खर्चा का विवरण में सुन रहा हूँ। हाँ, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के को आधार मानकर जब बजट का निर्माण किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? महिलाओं के विकास के लिए बजट में अलग से कुछ खर्च जोड़ दिया जाए, कितना खर्च महिला के कल्याण के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेंडर आधारित बजट के नाम से